सैपियंस है, ह्यूमन, वहां पे 30,000 तक जीन्स प्रेजेंट हैं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि जब जीनोम की बात हो रही है, तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग जब हुई, इसके पहले बैक्टीरिया में हीमोफ्लुअस इन्फ्लुएंजा, ये प्रोकैरियोट था जिसका पहली बार जीनोम सीक्वेंस किया गया था। ऐसे ही आपका सैक्रोमाइसिस जो कि एक ईस्ट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये यूकैरियोटिक है। इसका भी जीन सीक्वेंस जीनोम सीक्वेंस हो चुका है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में तो आप सब जान ही रहे हैं। प्रियांशी मौर्य, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। अब हम जो जीनोम साइज की बात कर रहे थे, ये चित्र बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसको आप देखिए। ये चित्र यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किसी हैप्लॉइड सेट में कुल कितना डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है। डीएनए कंटेंट किसी हैप्लॉइड सेट में जो प्रेजेंट होता है उसे हम पिकोग्राम्स में यानी कि पीजी के फॉर्म में मेजर करते हैं, या उसे हैप्लॉइड सेट में कितना डीएनए प्रेजेंट है वो किसी भी स्पीशी का फिक्स होता है, स्पेसिफिक होता है, और उसे हम 2C वैल्यू बोलते हैं। सी वैल्यू बोलते हैं, यानी कि कुल कितना क्रोमैटिन कंटेंट, कितना डीएनए कंटेंट किसी ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड स्पीशी में प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि जीनोम साइज कितना किसका विस्तृत है। यहाँ पे दिखा रहा है कि हैप्लॉइड सेट में जीनोम में कितने बेस पेयर्स हैं। अगर आप देखिए, जो खास बात यहाँ पे ध्यान देने की है वो ये है कि आप देखो एम्फीबियंस। अब कोई मुझे अनम्यूट करके बताए, एम्फीबियंस ज्यादा विकसित हैं या हम मैमल्स ज्यादा विकसित हैं? मैम मैमल ज्यादा विकसित है। विकसित हैं, वेरी गुड बेटा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, तो जो जीनोम साइज है वो एम्फीबियंस का, जो सी वैल्यू है, जो जीनोम साइज है वो एम्फीबियंस का देखो यहाँ तक पहुंच रहा है, हमारा यहीं तक है, 10⁹ बेस पेयर्स तक है। एक्चुअली इसका साइज जो है वो ह्यूमन का 3 × 2 10⁹ बेस पेयर्स है, जबकि एम्फीबियंस का कहीं ज्यादा है। और सबसे लार्जेस्ट जीनोम साइज अगर किसी का है तो वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का है। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स तो काफी विकसित हैं, तो उनका साइज भी बड़ा है। लेकिन ह्यूमन और एम्फीबियंस में क्या केस है, इसे कहते हैं बेटा सी वैल्यू पैराडॉक्स। मतलब कि भले ही जो मैमल्स हैं वो ज्यादा विकसित हैं, ज्यादा इवॉल्व हैं, लेकिन उनका जो जीनोम है वो एम्फीबियंस से अ, छोटा है, एम्फीबियंस का ज्यादा बड़ा जीनोम है। और इसे कहते हैं पैराडॉक्स, क्योंकि हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई कोरिलेशन नहीं है कितना कॉम्प्लेक्स किसी का ऑर्गेनिज्म है और कितना वो इवॉल्व है। मतलब यहाँ पे एम्फीबियंस के केस में ऐसा माना जा सकता है कि जिस ऑर्गेनिज्म का जीनोम ज्यादा लार्ज है, वहां पे कुछ ज्यादा संख्या में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे। जबकि जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा विकसित है पर उसका जीनोम कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स है, लेस लार्ज है, हम ये मान सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस की संख्या कम होगी और कोडिंग सीक्वेंसेस की, कोडिंग जीन्स की संख्या ज्यादा होगी। ये क्लियर हो रहा है बच्चों? जी मैम। ठीक है, अब हम इसे कहते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। मतलब कि हमें कोई कोरिलेशन नहीं है सी वैल्यू में और किसी ऑर्गेनिज्म की जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी में। फिर अब हम आते हैं हमारे इस क्रोमोसोम पे। अब इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, ये क्रोमोसोम है, एक्स शेप का दिख रहा है ना, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, समझ में आ रहा है आप लोग को बच्चों? फिर अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा डीएनए। मैंने आपको बताया, आप सब खुद भी जानते हैं कि डीएनए इज कॉइल्ड इन द क्रोमोसोम। एक डीएनए जो है वो बहुत ही अच्छे से धागे नुमा रूप में एक क्रोमोसोम के अंदर बंधा हुआ होता है। तो अब आप देखो, ये टर्म किसने दिया? स्ट्रासबर्गर ने पहली बार इसको स्टडी किया क्रोमोसोम को, और जो श्रेय जाता है क्रोमोसोम का टर्म देने का वो जाता है किसे? वॉल्डेयर को। और क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? क्रोमा मतलब कलर। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्रोमा, जहां पे शब्द इस्तेमाल होगा उसका मतलब होगा कलर। जैसे आपने क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, हम लोगों ने आपको कराया है। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो बिकॉज क्रोमोसोम्स आर कलर्ड बॉडीज, इसलिए इनका नाम क्या है? क्रोमोसोम्स है। ठीक है, और ये होते क्या है? दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि
सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और इनमें डीएनए बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक। और इसकी लोकेशन कहाँ होती है? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखो स्ट्रक्चर, मैंने आपको कई बार लेक्चर्स में बताया है कि एक क्रोमोसोम जब डुप्लीकेट करता है तो उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। और ये यहाँ पे सेंट्रोमियर से अटैच, सेंट्रोमियर जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड हैं। और जो जस्ट क्रोमोसोम के टिप्स होते हैं, सिर्फ क्रोमोसोम के एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, इनको बोला जाता है टीलोमियर। और टीलोमियर का बहुत खास रोल है बेटा, सेंट्रोमियर का भी बहुत खास रोल है। ये हम लोग जब आगे चलेंगे तो हम आपको बताएंगे। जो शॉर्ट आर्म है, देखो क्रोमोसोम कभी कभी तो सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल मध्य में होता है, तो वो उसे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं, उसमें दोनों आर्म्स बराबर होती हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि एक आर्म छोटी होती है और एक आर्म बड़ी होती है। तो अब आप यहाँ पे देखो, जो लॉन्ग आर्म है क्रोमोसोम की, इससे हम क्या बोल रहे हैं? क्यू या लॉन्ग आर्म। और जो छोटी वाली आर्म है उसे हम बोल रहे हैं शॉर्ट आर्म, यानी कि पी आर्म। अब हम इसके बारे में आगे बता पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है, ये इसकी मॉर्फोलॉजी है कि क्रोमोसोम्स में डीएनए बहुत अच्छे से कॉइल फॉर्म में है, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम होता है। अगर आप इसको इंटरफेस में देखोगे तो बिल्कुल तुम्हें धागे नुमा दिखेगा, पतला धागा, क्योंकि वहां पे कंडेंसेशन नहीं होता है, बिल्कुल डिकंडेंस्ड फॉर्म में रहता है। और उस टाइम पे जब इंटरफेस में बिल्कुल डिकंडेंस्ड फॉर्म में धागे नुमा पतले पतले रेशे जैसा रहता है, उसे हम तब क्रोमैटिन्स बोलते हैं। अभी हम क्रोमैटिन्स के बारे में भी जानेंगे कि क्रोमैटिन्स क्या होते हैं। जैसे ही सेल डिवीजन में आगे बढ़ती है, मेटाफेज में आती है, तो क्रोमोसोम्स कंडेंस होते जाते हैं। क्रोमोसोम्स का जो पतला पतला धागे नुमा स्ट्रक्चर है वो और कंडेंसेशन के बाद हमें थिक, मोटा दिखने लगता है, और हमें तब वो मेटाफेसिक क्रोमोसोम प्रॉपर दिखने लगता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है बच्चों कि अगर किसी क्रोमोसोम को देखना है, उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना है क्लियरली, तो मेटाफेस और एनाफेस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी। क्यों? क्योंकि जब पतले पतले धागे नुमा रहेंगे तो वो हमें माइक्रोस्कोप में दिखेंगे ही नहीं क्लियरली, और जब वो कंडेंस्ड हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, तब वो हमें क्लियरली दिखने लगेंगे। आगे बढ़े बच्चों। यस मैम। ओके। अब डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल ये क्या होते हैं? हमने अभी बात की कि जीनोम इज अ हैप्लॉइड, एंटायर नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड सेल इज द जीनोम। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल क्या है? डिप्लॉइड सेल क्या है बेटा? इट कंटेन्स टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब आप यहाँ पहले चित्र को देख लो, ये एक हैप्लॉइड सेल है और ये एक डिप्लॉइड सेल है। क्रोमोसोम नंबर क्या है यहाँ पे? एन क्या है यहाँ पे? 3 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ना। ये एक हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड का मतलब है हाफ। और डिप्लॉइड सेल में क्या होगा? यहाँ पे एक एक क्रोमोसोम के 2 सेट्स प्रेजेंट हैं। 2 सेट को हम बोलते हैं बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये आप जानते होगे, जानते हो ना यस मैम। श्रेया? तो हैप्लॉइड सेट में आप अगर देखो, हैप्लॉइड सेट में जो क्रोमोसोम्स की संख्या अगर होगी वो जस्ट हाफ होगी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, तो वो हैप्लॉइड सेट में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। और 8 का मतलब क्या है कि वहां पे क्रोमोसोम की एक ही एक सेट प्रेजेंट है, 8 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, प्रत्येक की एक एक। जबकि डिप्लॉइड का मतलब क्या होगा कि उन बता क्यों नहीं रहा 8, नंबर? वो 8 प्लेयर्स में। मम्मी का बताओ अपने। इसका ये माइक ऑन है। तो ये डिप्लॉइड और ये हैप्लॉइड सेट है। डिप्लॉइड में आपको हर क्रोमोसोम्स होमोलॉग की सिंथेसिस। फिर क्रोमोसोम्स का शेप। क्रोमोसोम्स बेटा शेप मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको जो पहले चित्र दिखाया था उसमें दिखाया था कि एक लॉन्ग आर्म थी और एक शॉर्ट आर्म थी क्रोमोसोम की। सेंट्रोमियर, अगर हम बीच में, हमने बताया सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम्स को 2 आर्म्स में डिवाइड करता है। इट इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो सेंट्रोमियर जब किसी क्रोमोसोम को 2 पार्ट में डिवाइड तो करता है, लेकिन क्रोमोसोम्स कभी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे
लगभग इक्वल फॉर्म में है, तब में थोड़ा सा ऊपर ही है वो। जो आम छोटी होती है उसको हम बोलते हैं पी आम, पी क्यू, हाँ। और जो लॉन्ग आर्म होती है उसको हम बोलते हैं क्यू आर्म। तो अब आप यहाँ पे देखो, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स चार प्रकार के हो सकते हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं मेटाफेज स्टेज में। सबसे पहला है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, एक एंड है ही नहीं सेंट्रोमियर जो प्रेजेंट है, बिल्कुल एक्सट्रीम टिप पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे हमको दो आर्म्स, मतलब एक ही आर्म देखने को मिल रही है। ये दोनों तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। यहाँ पे सेंट्रोमियर बिल्कुल एक्सट्रीम टिप पे प्रेजेंट है। और आप इसको जब मेटाफेसिक प्लेट पे देखोगे तो ये आपको आई शेप का दिखेगा। लग रहा है ना जैसे आई है, छोटा यस आई। मैम। हाँ, यस मैम। जैसे आई हो और एक डॉट हो। तो ये आपको, जब आप इसको देखोगे तो ये आपको आई शेप का दिखेगा। और ये मोस्टली बहुत मतलब अनकॉमन है, ये ज्यादातर देखने को नहीं मिलता। लिखा हुआ है कि नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, इन जनरल प्रेजेंट नहीं होता, रेयर केसेस में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में देखो, एक आर्म जो है, जो पी आर्म है वो बहुत छोटी है, और जो क्यू आर्म है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ी है ना। दिख रहा है तुम लोग को? तो इसे यस बोलते मैम। हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या है, एक आर्म बहुत लंबी और एक आर्म एक्सट्रीमली छोटी। तो ये आपको देखने को मिलेगा, इसे हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। फिर सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक आर्म कंपैरेटिवली मतलब बड़ी, एक तो छोटी और एक बड़ी है वो तो है ही, लेकिन एक आर्म मतलब जो डिफरेंस है दोनों में बहुत कम है। और ये आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इसको मेटाफिजिक प्लेट पे देखोगे तो ये आपको एल शेप का देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, एल शेप का। जो छोटी आर्म है वो जो एल का ये ऐसा जो नीचे वाला एरिया होता है ना, वैसा देखने को मिलेगा। और जो ये लॉन्ग आर्म है ये आपको एल शेप में, जो बड़ा वाला एरिया होता है, लंबा जो लाइन होती है, वैसा देखने को मिलेगा। तो आपको ये मेटाफेस में एल शेप का देखने को मिलेगा। फिर हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये आपको माइक्रोस्कोप में यदि आप देखोगे तो आपको ये वी शेप का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों आर्म्स जो है वो लगभग कैसी हैं, सम इक्वल हैं, बराबर हैं, इसलिए आपको ये वी शेप का देखने को मिलेगा। ठीक है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि पेन यूज करूं, लेकिन इसमें आ नहीं रहा है, लेजर पॉइंटर ही है। नहीं आ रहा है। तो क्लियर है फिर तो तुम लोग को इसका शेप? यस यस मैम। मैम। ठीक है। यस मैम, क्लियर है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, एक सेकेंड। ठीक है। अब हम आते हैं क्रोमैटिन के ऊपर। हमने क्रोमोसोम्स की विस्तृत चर्चा की, बच्चों आप लोग को पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझ में आया कि यस क्रोमोसोम मैम। क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में डीएनए जो है वो अच्छे से बंधा हुआ है, और जो भी जीन्स प्रेजेंट है वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है डीएनए के फॉर्म में। और जो एक्सट्रीम एंड्स है वो टीलोमियर्स हैं, बीच में हमारा सेंट्रोमियर है। अब क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, क्रोमैटिन क्या है, आप उस क्रोमोसोम को बाहर से तो समझ चुके हो, उसकी मॉर्फोलॉजी समझ चुके हो कि बाहर से देखने को कैसा मिल लगता है, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। अंदर से उसमें जो डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए जो बंधा हुआ है, वो डीएनए कैसे बंधा है, डीएनए कैसे उसमें धागे नुमा स्ट्रक्चर में कैसे वो अपने आप को बांधे हुए है। तो जो कॉम्प्लेक्स डीएनए का अरेंजमेंट है क्रोमोसोम में, उसे कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन्स। मतलब अगर आप क्रोमोसोम को देखो, ये जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डीएनए तो प्रेजेंट है ही, लेकिन डीएनए को बांधने में, डीएनए के साथ साथ आरएनए भी है, और डीएनए को बांधने में प्रोटीन्स का बहुत रोल है। प्रोटीन्स, आपने हिस्टोन प्रोटीन्स और
हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में सुना होगा, बेसिक प्रोटीन्स के बारे में सुना होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में सुना होगा। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, ये डीएनए को कॉम्पैक्टली बांधने में अपना रोल प्ले करती हैं। अब हम उसी के बारे में जानने जा रहे हैं। तो आप देखो, अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तो ये क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, जो कि क्या करता है, इट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, उसे एक छोटे से क्रोमोसोम में पिरोने के लिए, बांधने के लिए क्रोमैटिन इज प्रेजेंट। क्रोमैटिन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इसको बांधने का काम करता है। तो ये जो क्रोमैटिन है, ये भी दो फॉर्म्स में पाया जाता है बेटा। क्रोमैटिन यू क्रोमैटिन के फॉर्म में, यू क्रोमैटिन के फॉर्म में, और हेट्रोक्रोमैटिन के फॉर्म में। अगर आप क्रोमोसोम को देखो, ये क्रोमैटिन को देखो, तो यहाँ पे जो हेट्रोक्रोमैटिन और यू क्रोमैटिन, दो प्रकार के क्रोमैटिन्स देखने को मिलते हैं। जो लाइटली स्टेन्ड रीजन्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं यू क्रोमैटिन। ये लाइटली स्टेन्ड और लाइटली डेंस, मतलब इनकी जो कंडेंसेशन है वो बहुत कम होती है। ये थोड़े खुले रहते हैं। कंपैरेटिवली जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो डार्कर स्ट्रेंड होता है, और ये ज्यादा कंडेंस्ड होता है। जो हेट्रोक्रोमैटिन रीजन है वो ज्यादा कंडेंस्ड रीजन होता है। आप यहाँ चित्र में देखो, ये जो आप गोले गोले देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियोसोम्स है। अभी हम आपको इनके बारे में आगे बताएंगे। पर अभी आप इस धागे को देखो, ये जो डीएनए है, ये जो धागा दिख रहा है, धागा दिख रहा है तुम लोग को, थ्रेड थ्रेड दिख रहा है। यस यस मैम। मैम। जो थ्रेड है ना, ये डीएनए है। और ये जो गोले गोले दिख रहे हैं तुम लोग को, ये प्रोटीन्स हैं। यही इस डीएनए को बांधे हुए हैं। ये जो आपको गोले गोले ऑरेंज शेप के दिख रहे हैं, ये प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोसोम्स हैं। तो यही इस डीएनए को बांधने का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप देखो, तो ये जो हेट्रोक्रोमैटिन एरिया है, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स ज्यादा टाइटली डीएनए को बांधे हुए हैं, ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में है, और इसलिए ये ज्यादा आपको स्टेन्ड, डार्कली स्टेन्ड रीजन देखने को मिलेंगे, वो हेट्रोक्रोमैटिन होगा। और जो यूक्रोमैटिन रीजन होता है, वो क्रोमैटिन का वो पोर्शन है जहां पे न्यूक्लियोसोम्स डीएनए को बांधे तो हैं, लेकिन उनके बीच में ज्यादा गैप है। दे आर लेस कंडेंस्ड एंड दे आर लाइटर इन स्टेन्ड। क्लियर है बच्चों? यस मैम। अब देखो, ये तो देखने को मिल गया। अब यूक्रोमैटिन का फंक्शन क्या है? ये जो यूक्रोमैटिन है, जो लेस कंडेंस्ड लाइटर स्ट्रेन रीजन है, यही ज्यादा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। जब सिंथेसिस का एस फेज में जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स और का ट्रांसक्रिप्शन है, वो सब जो है वो यूक्रोमैटिन रीजन में होता है, क्रोमैटिन के यूक्रोमैटिन पोर्शन में होता है। जबकि जो हमारा हेट्रोक्रोमैटिन पोर्शन है क्रोमैटिन का, वो जो डार्कर स्टेन्ड पोर्शन है, जो कंडेंस्ड पोर्शन है, वो जनरली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं रहता। और यहाँ पे मोस्टली आपको नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हेट्रोक्रोमैटिन भी आपका दो प्रकार का होता है, फैकल्टेटिव और हेट और कॉन्स्टिट्यूटिव। जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन है, वो हमेशा जो है कंडेंस्ड फॉर्म में रहते हैं, वो कभी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते। पर जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन है, वो कभी कभी सिग्नल मिलने पे एसिटिलेशन होने पे वो यूक्रोमैटिन में चेंज हो सकता है, और उसका ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो हेट्रोक्रोमैटिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूक्रोमैटिन ऑल्सो। अगर किसी क्रोमैटिन पोर्शन को में मिथिलेशन, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाए, CH3 ग्रुप जानते हो ना तुम लोग, CH3 ग्रुप यस सुना है, मैम। मिथाइल ग्रुप। तो अगर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे किसी हेट्रोक्रोमैटिन पोर्शन में, तो वो अगर एक्टिव भी है, अगर वो यूक्रोमैटिन भी है, तो वो हेट्रोक्रोमैटिन में चेंज हो जाता है। और अगर हेट्रोक्रोमैटिन पोर्शन में एसिटिल ग्रुप डाल दिया जाए, यानी कि C2H5 ग्रुप डाल दिया जाए, तो वो चेंज हो जाता है किसमें? यूक्रोमैटिन यू मैम। में। मतलब वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाता है, मतलब वो लेस कंडेंस्ड हो जाता है, और वो लाइटर स्टेन हो जाता है, और वो ट्रांसक्रिप्शन करने लगता है, ठीक है। तो ये हो गए क्रोमैटिन के टू टाइप्स हमारे, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पोर्शन है, हेट्रोक्रोमैटिन लेस एक्टिव पोर्शन है, और ये डार्कली स्टेन्ड रीजन है। अब हमारा क्रोमैटिन का केमिकल कॉम्पोजिशन, हमने बात किया कि जो डीएनए क्रोमैटिन है, वो डीएनए को बांधने का काम करता है। डीएनए को बांधने के लिए आरएनए और प्रोटीन्स की आवश्यकता है। तो डीएनए का प्रतिशत कितना है क्रोमैटिन में? इट इज मोस्टली 20 to 40%। 20 से 40% जो है वो क्रोमैटिन में डीएनए का प्रतिशत है।
आरएनए भी चाहिए डीएनए को बांधने के लिए, और उसका प्रतिशत है 5 से 10%। इसमें आपके राइबोसोमल आरएनए भी है, मैसेंजर आरएनए भी है, और ट्रांसफर आरएनए भी है। प्रोटीन्स सबसे ज्यादा, अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा जो चाहिए क्रोमैटिन में डीएनए को बांधने के लिए, जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो प्रोटीन्स है। आप देखो क्रोमैटिन में 60%, अप्रोक्सीमेटली 60% तक हमें प्रोटीन्स चाहिए। और प्रोटीन्स भी कौन से? हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, दो प्रोटीन्स हैं जो क्रोमैटिन को बांधने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा? ये बेसिकली आपने वे बेसिक प्रोटीन्स हैं। आप अच्छा ये बताओ, डीएनए का चार्ज क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? निगेटिव होता है। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, चार्ज। बिकॉज उसमें फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ना। हमने जे इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करा के भी देखा है, हमें पता है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो हिस्टोन्स जो हैं, जो बेसिक प्रोटीन्स हैं, बेसिक प्रोटीन्स ये बेसिक क्यों कहे जा रहे हैं? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ये कैटाइनिक टाइप के होते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि कुल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं ना। हम्म। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 20 होते हैं, इसमें लाइसिन और आर्जिनिन ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स है बेटा, इसमें लाइसिन और आर्जिनिन की संख्या ज्यादा है। ये मोस्टली लाइसिन और आर्जिनिन रिच प्रोटीन्स हैं, इसलिए इनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। ये बेसिक प्रोटीन्स हैं। और क्योंकि ये इसमें लाइसिन और आर्जिनिन प्रेजेंट है, ये बेसिक हैं, तो इनका चार्ज रहता है पॉजिटिव। तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं, है ना? क्यों? सही है ना? तो डीएनए क्योंकि हाँ। नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसको बांधने के लिए हमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल की जरूरत थी। और नेचर ने किसको ला दिया? बेसिक प्रोटीन्स को ला दिया, लाइसिन और आर्जिनिन को ला दिया, जो कि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं, तो अच्छे से इंटरेक्ट कर गए। और हमारे यूकेरियोट्स में 5 प्रकार के बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। साथ ही साथ हमको कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी चाहिए। तो ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ। यस मैम। यस मैम। हेलो। यस मैम। हाँ बच्चों, हाँ, बस कुछ प्रॉब्लम हो गई है, 1 मिनट में फिक्स कर रही हूँ। ओके मैम। हाँ, तो आप लोग बने रहिए। क्या आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? नो मैम। अच्छा ठीक है, नो रुक जाओ। मैम। हाँ स्क्रीन हाँ, पे। ठीक है, ठीक है, ठीक। हेलो।
प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको मेरा? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। अब जो है मैम इको हो रहा है। बेटा, अब आप लोग अनम्यूट हो जाओ। अब तो नहीं हो रहा इको, श्रेया? नहीं मैम। ठीक, चलो। अभी हम बात कर रहे थे कि डीएनए को बांधने के लिए क्रोमैटिन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जहां पे डीएनए बंधा हुआ है। और डीएनए बंधा हुआ है कैसे? वहां पे बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, आरएनए इन्वॉल्व है, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। अब आप देखो, एक डीएनए, सबसे ऊपर आपको ये डीएनए दिख रहा होगा। ये डीएनए दिख रहा है तुम लोग को, 2 एटम का? जी मैम। मैम दिख रहा है। हाँ। तो क्रोमैटिन जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, डीएनए को कैसे बांधा जाए, डीएनए को रैप कैसे किया जाए, तो डीएनए को रैप करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो देखो, ये हम डीएनए को देख लेते हैं कि डीएनए कितना लंबा सा है। अब इस लंबे से डीएनए को हमें बांधना है, तो बांधने के लिए कौन आया? हिस्टोन प्रोटीन्स आए, इन्होंने बांधा। तो हमारे पास, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि कुल 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। 5 टाइप के प्रोटीन्स हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ये इसको बांधने का काम करते हैं। तो ये कुछ ऐसे, ये बाहर की तरफ डीएनए है, और ये जो हमारे 4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, 2-2 के यूनिट्स में, क्लियर आ रही है मेरी आवाज? 2-2 के यूनिट्स में, यानी कि 4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स डाइमर्स के फॉर्म में असेंबल होते हैं, जिसको ऑक्टामर बोलते हैं। आप मोनोमर और पॉलीमर के बारे में जानते हो ना क्लियरली? कोई एक बताओ। अकीबा, श्रेया, कोई बताओ मुझे। जी मैम। मोनोमर एक होता है, और अगर कहीं कहीं पे एक ही जैसे कई सारे यूनिट्स जुड़ जाए तो उसे पॉलीमर कहते हैं, है कि नहीं? यस मैम। तो यहाँ पे देखो, जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे 4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, H2A, H2B, H3 और H4, ये 2-2 के फॉर्म में, मतलब 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4, ये कुल मतलब 4-4 हैं तो 8 हो गए। 8 हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स एक साथ जुड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर में क्या है? 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4, कुल मिला के 8 यूनिट्स जुड़े हुए हैं हिस्टोन के, जिन्हें हम हिस्टोन ऑक्टामर्स बोलते हैं। इसके बाहर ये जो नीले रंग का तुम लोग को दिख रहा है, वो क्या है? डीएनए है। समझ में आ रहा है? यस मैम। डीएनए बांधने का की प्रक्रिया हो रही है ना। तो डीएनए तो बहुत लंबा है, अब उसको बांधना है ऊन की जैसे। तो ये बांधने के लिए बीच में हमारी बीच में हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स आ गए, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इनसे इंटरेक्ट किया डीएनए ने, और डीएनए इनके इर्द गिर्द बंध गया। और इसको सील करने का काम, ये जो तुम लोग को पीला पीला दिख रहा है ना, ये है एक यस मैम। और हिस्टोन H1 प्रोटीन, प्रोटीन। H1। H1 क्या करता है? इस न्यूक्लियोसोम को सील करने का काम करता है। इस पूरे जो ऑक्टामर और डीएनए का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सील करने का काम H1 प्रोटीन कर रहा है, जो कि ये भी एक हिस्टोन प्रोटीन है, लेकिन ये सील करने का काम करता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का। और देखो, ऐसे ही डीएनए को बांधा हुआ है एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम। कितने सुंदर तरीके से डीएनए को बांधने का काम किया है इस न्यूक्लियोसोम ने। एक न्यूक्लियोसोम ये है, एक न्यूक्लियोसोम ये है। यहाँ पे हमारे ऑक्टामर्स हैं, और बाहर की तरफ डीएनए इसमें लपेटा हुआ है। जो 2 न्यूक्लियोसोम्स के बीच का कुछ डीएनए पोर्शन होता है, जो एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा है, इसे बोलते हैं बेटा लिंकर डीएनए। क्लियर हो रहा है? यस मैम। ये क्योंकि यस धागे मैम। धागे की तरह लपेटा हुआ है, तो ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है। दोनों को कनेक्टिंग जो डीएनए पोर्शन है, इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोसोम। ये सॉरी, इसको बोल रहे हैं लिंकर डीएनए। ये लिंकर डीएनए करीब 51 बेस पेयर का हमारा डीएनए होता है, जो 2 न्यूक्लियोसोम्स को कनेक्ट करने का काम करता है। अच्छा, अगर एक न्यूक्लियोसोम की बात करें तो इसमें कितने डीएनए बंध रहे हैं? इसमें करीब 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए जो है वो बंध जा रहा है, लपेटा जा रहा है। तो ये है
डीएनए को पैक करने की प्रक्रिया, न्यूक्लियोसोम जिसे कहते हैं। न्यूक्लियोसोम का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, पीछे हम लोग आ जाते हैं। ये हमारा डीएनए पूरा खुले फॉर्म में है। अब इसको डीएनए को बांधने के लिए न्यूक्लियोसोम बीच बीच में आ गए। ये हमारा लिंकर डीएनए है। ये ऐसे हमारे न्यूक्लियोसोम जो है, न्यूक्लियोसोम्स के फॉर्म में हमारा डीएनए बंध गया। तो ये 2 नैनोमीटर से कितना हो गया, 11 नैनोमीटर। मतलब डीएनए अगर खुले फॉर्म में है, ऐसे ओपन है, तो वो 2 ही नैनोमीटर का इतना बड़ा है। लेकिन जब हिस्टोन प्रोटीन्स ने आके उसको बांधना चालू किया, उसको कंडेंस करना चालू किया, उसको डीएनए को रैप करना चालू किया, तो इतना ज्यादा डीएनए यहाँ पे कॉम्पैक्ट होने लगा। फर्दर कॉम्पैक्शन जब होगा, फर्दर जब कंडेंसेशन होगा डीएनए का, तो वो हो जाएगा हमारा 30 नैनोमीटर फाइबर। 30 नैनोमीटर फाइबर क्या होगा, यहाँ पे देखो गए हैं, छह छह न्यूक्लियोसोम्स एक टर्न में आसपास आकर एक दूसरे से अलाइन कर जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को बेटा सोलिनॉइड मॉडल बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। और फर्दर जब कंडेंसेशन होता है डीएनए का, फर्दर वो जब कंडेंस होता है और पास आता है और लपेटा जाता है, तो फिर वो 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक जाता है। और फिर फर्दर जब उसका कॉम्पैक्शन होता है तो 700 नैनोमीटर तक जाता है। फर्दर और जब उसका कंडेंसेशन होता है और डीएनए को एकदम पास पास बांधा जाता है, तब 1400 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। और ये हमें मेटाफेज क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। आपको मैंने बताया कि इंटरफेस में क्रोमोसोम क्रोमोसोम थ्रेड्स, क्रोमैटिन थ्रेड्स के फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि वहां पे कंडेंस नहीं रहते हैं, पतले पतले धागे रहते हैं। लेकिन जब कंडेंसेशन बढ़ने लगता है इंटरफेस से, जब मेटाफेज में आता है, आपको मैंने बताया है कि क्रोमोसोम कंडेंस होता है। वहां पे दो प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कंडेंसिन प्रोटीन और कोहेसिन प्रोटीन। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स को चिपकाने का काम करते हैं और कंडेंस करने का काम करते हैं। तो इतना जब कंडेंसेशन होता है तो हमें 1400 नैनोमीटर का डीएनए इस क्रोमोसोम में बंध जाता है। ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, ये है डीएनए को बांधने का की प्रक्रिया, जिसे हम क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 3 लेवल्स में, पहला तो सिर्फ न्यूक्लियोसोम, जो हमें बीट्स के फॉर्म में, जैसे तुम लोग मोतियों की माला जानते हो ना, देखा है तुम लोगों ने मोतियों की माला? तो उसमें जो मोतियां हैं, समझ लो वो न्यूक्लियोसोम्स हैं। और जो धागा जिसमें वो पिरोया हुआ है, वो हमारा डीएनए है। और मोतियां क्या है, न्यूक्लियोसोम्स। तो न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब मोतियों की माला की तरह से उसको परिभाषित किया जाता है, उसको उपमा दी जाती है। उसको जब फर्दर कंडेंस करते हैं, 30 नैनोमीटर का हमें मॉडल मिलता है, जिसे सोलिनॉइड मॉडल बोलते हैं। अभी मैं उसके बारे में आपको और विस्तृत बताऊंगी। और जब कंडेंसेशन, फर्दर कंडेंसेशन होता है, तब हमें मेटाफेजिक क्रोमोसोम देखने को मिलता है, जब वो एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए हमें देखने को मिलता है। न्यूक्लियोसोम हमने स्टडी किया। जो कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोसोम का, कि कैसे डीएनए को बांधा है, ये स्ट्रक्चर जो दिया है, वो इसका श्रेय जाता है बेटा कॉनबर्ग को। पी कॉनबर्ग को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने इस स्ट्रक्चर के बारे में हाईलाइट किया था। फिर सॉलिनॉइड मॉडल, जिसकी मैं चर्चा कर रही थी आप लोगों के साथ, कि सॉलिनॉइड मॉडल में क्या होता है, एक न्यूक्लियोसोम एक टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम्स पास पास आ जाते हैं। और पास पास आकर इतने पास आ जाते हैं कि देखो, ये तो अभी अभी सिर्फ बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है। जब फर्दर कंडेंसेशन हुआ तो 6 न्यूक्लियोसोम्स इतने पास आ गए, और उन्होंने सोचो कितना डीएनए को बांधा होगा, कितना क्लोजली उसको बांधा होगा। ये आप तो उसका स्ट्रक्चर 30 नैनोमीटर का हो जाता है। यहाँ पे देखो क्लियर होगा। देखो, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम है, ये चौथा न्यूक्लियोसोम है, ये पांचवा, ये छठा। 6 न्यूक्लियोसोम्स इतने कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा सॉलिनॉइड मॉडल। ये इसकी विड्थ कितनी, 30 नैनोमीटर की है। इसके अलावा एक और मॉडल दिया गया है इसी कंडेंसेशन को बताने के लिए, 30 नैनोमीटर फाइबर के कंडेंसेशन को बताने के लिए, जिसे कहते हैं जिगजैग मॉडल। जिगजैग मॉडल भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे 30 नैनोमीटर फाइबर में डीएनए बंधा होगा, डीएनए कैसे कॉम्पैक्टली अरेन्ज होगा। तो इसे जिगजैग बोलते हैं, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे क्या है, 1 के बाद पास पास कौन है, 1 3। यहाँ देखो 2 के पास 4 है। तो ये ऐसे जा रहा है, तो जेड शेप बन गया ना। जबकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट 1 के बाद 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया। ये डायरेक्ट एक के बाद सेकेंड न्यूक्लियोसोम इंटरेक्ट कर रहा है, फिर थर्ड कर रहा है, फिर फोर्थ कर रहा है।
इस अरेंजमेंट को सोलेनॉइड बोलते हैं। और जिगजैग में आप जानते हो कि जिगजैग में क्या है, एक के पास में कौन सा आ रहा है, ये तीसरा वाला आ रहा है, फिर तीसरे के बाद चौथा नहीं आ रहा है, चौथा इधर है। तो ये जिगजैग अरेंजमेंट है न्यूक्लियोसोम्स का, इसे हम जिगजैग बोलते हैं। बट मोस्ट ज्यादा जो कॉमन है वो सोलिनॉइड मॉडल है, कि 6 न्यूक्लियोसोम कैसे आपस में एक दूसरे के पास आए हैं, कितना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है डीएनए का। इतना तुम लोग को क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। डीएनए कैसे रैप है, तो डीएनए को रैप करने के 3 प्रक्रिया हैं। सबसे पहला आपका हो गया न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग वाला। फिर दूसरा है 30 नैनोमीटर का सॉलिनॉइड मॉडल या जिगजैग मॉडल। और फिर चौथा है आपका एक्सट्रीम सुपर कॉइलिंग, डीएनए की बहुत ज्यादा सुपर कॉइलिंग, जिससे जो है आपको मेटाफिजिक क्रोमोसोम देखने को मिलता है। वहां पे आपको डोमेन्स, लूप्स, कई प्रकार के, कुछ कहीं कहीं पे खुले हुए, कहीं पे एक्टिव डोमेन्स, ये सब देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से डीएनए रैप होता है एक क्रोमोसोम में, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत लेंथ होता है क्रोमोसोम का, बट वो एक क्रोमोसोम के, सॉरी, बहुत बड़ा लेंथ होता है डीएनए का, लेकिन वो एक क्रोमोसोम के अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है। अब हम आते हैं क्रोमोसोम के फंक्शन के ऊपर। लास्ट है ये कि क्रोमोसोम करता क्या है। हमने पूरी कहानी पढ़ी, पूरी बातें हमने की। क्रोमोसोम करता क्या है, डीएनए को बांधने का काम करता है। और डीएनए भी जरूरी है क्योंकि वो हेरिडिटरी मटेरियल है, हमें हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का काम करता है। तो इट प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा डीएनए है, तो उसको बांधने का काम करता है डीएनए। ठीक। फिर और क्या करता है, इट प्रोवाइड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर सेलुलर फंक्शंस, हमारे ग्रोथ, सर्वाइवल, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ कैसे होता है, माइटोसिस से। सर्वाइवल कैसे होता है, माइटोसिस से। डेवलपमेंट भी माइटोसिस से। और रिप्रोडक्शन जब होता है तो गैमेट फॉर्मेशन होता है मियोसिस से। ये सब कुछ, ये सारी इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम में बंधे हुए डीएनए के वजह से होता है। इसलिए क्रोमोसोम का सही से होना बहुत जरूरी है, क्रोमोसोम में डीएनए का सही से होना जरूरी है। क्रोमोसोम डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। और क्रोमोसोम में एक आकृति है सेंट्रोमियर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सेंट्रोमियर का सेल डिवीजन में बहुत रोल है। सेंट्रोमियर के ही एरिया से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, और यहीं से सेल डिवीजन में जो इंफॉर्मेशन है, स्पिंडल फाइबर्स कैसे खींचेंगे क्रोमोसोम्स को, पोल्स पे खींचेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे लाएंगे या ऑपोजिट पोल पे ले जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रोमियर के पास होती है, सेंट्रोमियर से निर्धारित होती है। तो ये सारे फंक्शंस हैं क्रोमोसोम्स के। अब प्यारे बच्चों, आपका ये हमारा सेशन तो यहीं पे समाप्त हुआ। अब आप लोग के कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, बताइए। मैम, जो हाँ हमारा सोलोनाइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो जैसे स्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो वो हाँ। आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये नहीं स्ट्रक्चर कैसे नहीं, बन वो पा रहा है? वो रिपेल नहीं करेंगे बेटा। वो डीएनए से ही एसोसिएटेड है, क्योंकि डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है। तो वो डीएनए से एसोसिएट होकर एक साथ है, वो आपस में एसोसिएटेड नहीं है। वो डीएनए डीएनए से बंधे हुए, मतलब डीएनए के साथ एसोसिएटेड है। डीएनए हमारा लॉन्ग नेगेटिवली चार्ज एरिया है, उससे वो एसोसिएटेड है। जी मैम, बट चार्जेस तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पे लग सकते हैं ना, जो उसके अगर पास में अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो। वो मैंने कहा ना, वो डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है। तो हमारे जो भी बेसिक हिस्टोन प्रोटीन है, लाइसिन और आर्जिनिन, ये दोनों, ये सभी जो है वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ओके मैम। और कोई बच्चों? थैंक यू शेफाली मैम। मैं आपका लेक्चर बहुत देर से सुन रही थी। आपने बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाया है। आज पहले दिन का लेक्चर इतना अच्छा है और इतने अच्छे आपके पीपीटी बने हुए थे कि डेफिनेटली बच्चों को समझ में आए होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो आने वाले दिनों के लेक्चर्स होंगे वो भी ऐसे ही बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक होंगे, जो उनके एग्जाम के साथ साथ सीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आप सब जिन्होंने आज ज्वाइन किया है वो कल भी आपके ग्रुप में टाइमिंग पोस्ट कर दी जाएगी, उस टाइम से ज्वाइन करेंगे। जो साथी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये बताइएगा कि ये आपकी क्लासेस पूरा करने का एक तरीका है, जिसको हम लोग इस सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने आज यहाँ पे अटेंड किया है क्लास को, उनके नाम नोट कर लिए गए हैं, उनकी अटेंडेंस आज की बन गई है। सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों को मिलेगा
जो पूरे दिन इस लेक्चर में अटेंड रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। और साथ में जब लास्ट डे आपके दो मेन चीजें हैं, एक हैंड्स ऑन सेशन है और दूसरा आपका असेसमेंट है, उसमें भी आपकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। तभी उसके बाद आपको असेसमेंट के बाद हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की स्थिति में होंगे। तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें और इससे लाभान्वित हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और शेफाली मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच।